देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक हुई है, कई पाबंदियां लगाई गई हैं, तो अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन भी आ गई। आज पीएम मोदी के संबोधन में क्या हो सकता है खास, देखिए इस रिपोर्ट में। आज शाम 4 बजे का इंतजार। अटकलें और सवाल बहुत हैं। भारत चीन टकराव, ड्रैगन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक, चीन के खिलाफ कुछ नई पाबंदियां, अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस, या फिर देश पर महामारी की मार। आखिर प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्र के संबोधन में क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या घोषणा करेंगे, क्या फैसले होंगे, या फिर दुश्मन देशों के खिलाफ कोई बड़ा ऐलान। सब उस घड़ी के बारे में सोच रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करने आएंगे। और TV9 भारतवर्ष पर शाम 4 बजे देश उनका संबोधन सुनेगा। पीएम मोदी को सुनने की दीवानगी देश के लोगों में बेहद ज्यादा रही है, और इस बार तो मोदी सरकार ने चीन पर पहली स्ट्राइक की है। 59 चाइनीज ऐप को एक झटके में बंद कर दिया गया। इस लिस्ट में पॉपुलर टिकटॉक ऐप भी शामिल है। तो चीनी कंपनियों के सरकारी और गैर सरकारी टेंडर भी युद्ध स्तर पर बंद किए जा रहे हैं। मोदी के हंटर से चीन चित्कार मार रहा है। जिनपिंग की दुकान पर पीएम मोदी ने ताला जड़ दिया है। प्रधानमंत्री का ऑर्डर बेहद हिम्मत वाला है। रविवार को भी मन की बात में पीएम मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिया था। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। पीएम मोदी ने ये तेवर रविवार को भी मन की बात में दिखाए थे। पीएम ने कोरोना से लेकर तूफान, टिड्डी हमले और लद्दाख में शहीद हुए जवानों के बारे में मन की बात में देश के सामने बात रखी थी, और चीन को बताया था कि लद्दाख में भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। आज फिर पीएम मोदी शाम 4 बजे टीवी पर आने वाले हैं और सरकार का रोड मैप बताने वाले हैं। और भारत सरकार ने गूगल प्ले स्टोर और दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बैन किए गए सभी 59 चीनी ऐप्स को हटाने के लिए कह दिया है। अगले 48 घंटे में सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में इन ऐप्स के अधिकारियों को हाजिर होना होगा और सरकार के सवालों का जवाब देना होगा। चीन के खिलाफ मोदी सरकार की डिजिटल स्ट्राइक से ड्रैगन की हवा खराब हो गई है। पहले भारत में चीनी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट पर करारा वार और उसके बाद चीनी ऐप्स पर आखिरी प्रहार। चीन को भी पता चल गया है कि भारत के साथ साथ कई मोर्चे पर झड़प उसके लिए काफी महंगी साबित होने जा रही है। अब आपको समझाते हैं कि इस डिजिटल स्ट्राइक से चीन की सेहत पर कितना असर पड़ने वाला है। चीन के कारोबारी हितों के खिलाफ बड़ा फैसला। 59 चीनी ऐप्स को बंद करने से भारत के कड़े इरादे। सिर्फ टिकटॉक के भारत में 20 करोड़ एक्टिव यूजर। टिकटॉक पर मौजूद 30% वीडियो भारतीय बनाते हैं। 2019 में टिकटॉक ने 700 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड पूरे किए। पिछले साल ऐप का लगभग 45% डाउनलोड भारत में हुआ। यूएस ऐप स्टोर पर टिकटॉक डाउनलोड्स में 83% की बढ़त हुई। 2019 में टिकटॉक सबसे ज्यादा भारत में डाउनलोड हुआ, उसके बाद ब्राजील में। टिकटॉक ऐप ने फेसबुक और मैसेंजर ऐप को भी पछाड़ दिया। 2019 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में टिकटॉक ने 25 करोड़ कमाए। सितंबर 2020 तक टिकटॉक का टारगेट 100 करोड़ रुपए कमाने का था। स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चाइनीज एप्लीकेशंस की जो कंपनीज हैं इनको, जो कि आपका डेटा आपके फोन से, आपके अलग अलग डिवाइसेस से चुराती थी। वो चुराने के बाद वो अपने सर्वर्स पर रखती थी और उस डेटा को चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करती थी। भारत युवाओं का देश है और इन युवाओं के बीच में बहुत बड़ी तादाद ऐसे युवाओं की है जो इन चाइनीज ऐप्स के दुनिया में सबसे ज्यादा कस्टमर बेस बन गए थे। लाखों करोड़ों रुपए इन ऐप्स के जरिए चीन जा रहे थे, और कहा तो ये भी जा रहा था इन ऐप्स की वजह से ही भारतीयों का डेटा भी असुरक्षित था, और अब इसकी जाँच भी की जा रही है। बहरहाल भारत ने एक ही झटके में इन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। चीनी ऐप कंपनियों की दुकान पर ताला लगा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत को चीनी ऐप्स बैन करने का फैसला क्यों लेना पड़ा। देखिए कि आखिर ये फैसला कितना बड़ा है और चीन की नींदें उड़ाने वाला कैसे है। चीन पर मोदी की डिजिटल स्ट्राइक। टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप भारत में बैन। इस पन्ने में दर्ज ये 59 नाम मामूली नहीं है। ये चीन की उस ऐप की लिस्ट है जो अब तक हमारे देश से न सिर्फ मोटा माल कमा रहे थे, बल्कि इनकी आड़ में हमारा पड़ोसी हमारी ही सुरक्षा में सेंध लगा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। टिकटॉक, वीचैट, यूसी न्यूज, शेयर इट, यूसी प्लस,
कैम स्कैनर, माई वीडियो कॉल और ऐसे कई नाम इस लिस्ट में हैं। चीनी ऐप्स पर बैन को लेकर IT मिनिस्टर ने स्थिति साफ कर दी है। रविशंकर प्रसाद ने लिखा है, देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को महफूज रखने के लिए और देश के लोगों की निजी जानकारियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। जय हिंद। चीन को जो करारा झटका इसके माध्यम से जो डिजिटल स्पेस जो ऑक्युपाई कर रहे थे उसमें हमको सफलता मिलेगी। देश का ये ऐतिहासिक फैसला मामूली नहीं है। इसके कम से कम 3 बेहद बड़े नतीजे बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। पहला, जो कि सरकार ने कहा है, इससे देश की सुरक्षा में सेंध लगने की आशंका खत्म होगी। दूसरा, सीमा पर जारी चीन की गुस्ताखियों के बीच उसे अब तक का सबसे कड़ा संदेश मिलेगा। और तीसरा, करोड़ों भारतीयों के बीच पैठ रखने वाले इन ऐप्स पर बैन से स्वदेशी कंपनियों को इनकी जगह लेने का मौका मिलेगा। 59 ऐप बैन करने के बाद केंद्र सरकार ने गूगल को अपने प्ले स्टोर से इन सभी ऐप को रिमूव करने का आदेश भी दे दिया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी चाइनीज सर्विस बंद करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने सर्विस प्रोवाइडर्स को इन 59 ऐप को 48 घंटे के अंदर हटाने और सरकार को सूचित करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के आते ही गूगल और एप्पल ने टिकटॉक ऐप हटा लिया है। हालांकि इस फैसले से उन हजारों कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जो इन कंपनियों से जुड़े हुए थे। और चीनी ऐप्स बैन करने के फैसले पर आम लोगों की क्या राय है, देखिए मुंबईकर्स की राय। भारत सरकार ने चाइना के जो ऐप बंद किए हैं उस पर हम रिएक्शन जानने के लिए बिकरोली इलाके के कुछ टीनेजर हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना ने जो ऐप बंद किया है इस पर आपका रिएक्शन क्या है। क्या मोदी जी ने जैसे कि कल अपना सोमवार के दिन में एक डिसीजन लिया कि जितने भी चाइना ऐप है 59 टोटल ऐप उसको बैन करने के लिए, उसके लिए हम काफ़ी उनका स्वागत करते हैं। बिकॉज जो हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारे जवान शहीद हुए, 20 जवान हमारे शहीद हो गए, इससे बड़ा श्रद्धांजलि अर्पित करने का और कोई ज़रूरत नहीं। बिकॉज इसके वजह से चाइना वाले अब 20 करोड़ यूज़र्स हमारे सिर्फ टिकटॉक यूज़र्स है, जो कि 10% रेवेन्यू सिर्फ भारत से जाता है चाइना को। इंडिया का कोई चीज़ उसके ऐप में अगर हम वो चीज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। बिकॉज जो बिज़नेस हम उनको दे रहे हैं अगर वो अपने इंडिया को देंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। और जैसे कि जो सिक्योरिटी चाइना का टिकटॉक मांगता है, वैसे अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐप नहीं मानता। टिकटॉक आपका हर एक चीज़, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मतलब एवरीथिंग, जितना भी पर्सनल आपका है सब वो चीज़ ले लेता है। भारत सरकार ने 59 जो ऐप बंद किया है उस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि जो ये ऐप्स है वो चाइना के फेवर में है, तो जो ये ऐप्स का बैन हुआ है वो अच्छा हुआ है। एंड हमें अपने जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एंड वो जो भारतीय ऐप्स बना रहे हैं उन्हें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। क्या सोचना है? अगर टिकटॉक बंद हुआ तो क्या हुआ, हम ढूंढ लेंगे दूसरा साधन यूज़ करने के लिए। जैसे कि अभी भारत सरकार ने रोपोसो ऐप बनाया, उसको ज़्यादा योगदान दो, उसको डाउनलोड करो और भारतीयों को सपोर्ट करो। क्या कहना है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, देशभक्ति पहले है, एंटरटेनमेंट के साधन तो बाद में ढूंढे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ अखिलेश तिवारी, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, दुनिया अभी कोरोना से उबर भी नहीं पाई है कि चीन का एक और वायरस दुनिया के लिए महामारी बन सकता है। चीन के वैज्ञानिकों ने जिनपिंग सरकार को चेता दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस वैश्विक महामारी का रूप ले सकता है। G4 नाम का यह वायरस चीन के सुअरों में तेजी से फैल रहा है। क्या चीन अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है? क्या चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा वायरस प्रोडक्शन सेंटर बन गया है? ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि महामारी को लेकर एक बार फिर चीन से बेहद डराने वाली खबर आई है। चीन के रिसर्चर्स को फ्लू के एक ऐसे वायरस का पता चला है जो कोरोना की तरह महामारी की शक्ल ले सकता है। इस वायरस को G4EA-H1N1 कहा जा रहा है और चीन में ये सुअर के अंदर मिला है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये वायरस इंसानों को भी अपनी चपेट में लेने की क्षमता रखता है और इससे पूरी दुनिया में एक नई महामारी का खतरा पैदा हो सकता है। नए वायरस पर यह रिसर्च अमेरिकी साइंस जर्नल PNAS ने प्रकाशित किया है। बताया गया है कि खोजी गई नई स्वाइन फ्लू बीमारी 2009 में पूरी दुनिया में फैले H1N1 स्वाइन फ्लू की ही तरह है। चीन के वैज्ञानिकों को मिले नए वायरस से हड़कंप। नया स्वाइन फ्लू G4 इंसानों को बहुत बीमार कर सकता है। चीन के 10 राज्यों से 30,000 सुअरों के सैंपल लिए गए हैं। चीन में 179 तरह के स्वाइन फ्लू पाए गए हैं। इसमें G4 को अलग करके रिसर्च में खुलासा हुआ है। फ्लू से मिली इम्यूनिटी भी G4 से सुरक्षा नहीं देती है। आने वाले वक्त में बड़ा खतरा बन सकता है G4 वायरस।
चीन में मिले इस नए वायरस G4EA-H1N1 के अंदर अपनी कोशिकाओं को कई गुना बढ़ाने की क्षमता है। इस दौरान साइंटिस्ट को चीन के अधिकारियों से बात भी करनी पड़ी है। फ्लू की मौजूदा वैक्सीन इस घातक वायरस के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं है, लिहाजा इसको लेकर एक्सपर्ट की चिंता बढ़ गई है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि ये वायरस अभी हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चीन के वैज्ञानिकों का मानना है कि सुअर के अंदर से ही इस वायरस को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। और आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की तीसरे दौर की बातचीत का दौर जारी है। इस बातचीत में 22 जून को हुई वार्ता के बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी। कोर कमांडर्स की ये वार्ता भारत के चुशूल सेक्टर में जारी है। भारत चीन विवाद को सुलझाने के लिए कोर कमांडर स्तर के तीसरे दौर की बातचीत जारी है। इस बातचीत में दोनों देश के नुमाइंदे के जहन में LAC की तस्वीरें हैं और दिमाग में रक्तपात की वो घटना है जो गलवान वैली में चीन के धोखे की वजह से हुई है। कोशिश पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी अतिक्रमण की वजह से पैदा तनाव को कम करने की भी है। अभी हर लेवल के ऊपर में ये टॉक हो रही है और ग्राउंड सिचुएशन के मिलिट्री लेवल के ऊपर में। हालांकि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत ने अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। भारत इस बात से टस से मस होता नहीं दिखता कि LAC के दोनों तरफ मई से पूर्व की स्थिति बहाल की जाए। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व सेना की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह कर रहे हैं। चीनी सेना की ओर से तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमान के कमांडर इस बैठक में शामिल हैं। इससे पहले 6 और 22 जून को चुशुल के निकट चीन के इलाके मोल्डो में दोनों देश की बैठक हो चुकी है। अब सवाल है कि चर्चा का मुद्दा क्या होगा। भारत सिर्फ 1-2 जगह नहीं बल्कि पूरे लद्दाख में लगने वाली LAC पर बात करेगा। चीन चूमर, देपसांग, डेमचोक, गोगरा, गलवान, पैंगोंग और त्रिग हाइट पर अपना स्टेटस को बदलने की कोशिश करेगा। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष अपनी तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में एक दूसरे को बताएंगे। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार हो सकते हैं और 2 से 3 किलोमीटर की दूरी बनाने पर सहमति बन सकती है। 22 जून को हुई बातचीत पर फिर से चर्चा हो सकती है। इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे जबकि कई चीनी सैनिक भी मारे गए थे। लेकिन अब भारत बेहद सतर्क भी है और सख्त भी है। भारत ने चीन को 2 टूक संदेश दिया है कि अगर चीन सैन्य मोर्चेबंदी के सहारे LAC की स्थिति बदलना चाहता है तो ऐसा न होने देने के लिए भारत हर तरीके से तैयार है। भारत और चीन के विवाद पर अमेरिका के लगातार भारत के पक्ष में खड़े होने से भी चीन बौखला गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर, चीन के खिलाफ फ्रांस भारत के साथ खुलकर खड़ा हो गया है। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में बिल्कुल फ्रांस की सरकार का रुख साफ कर दिया गया है। साफ लिखा गया है कि ऐसे माहौल में फ्रांस भारत के साथ है और फ्रांस की सेना भी कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। चीन के टकराव के मुद्दे पर भारत को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। अमेरिका और फ्रांस के बाद अब जर्मनी ने भी भारत का साथ दे दिया है। विदेश सचिव स्तर की हुई बातचीत में इस बात का खुलासा हुआ है कि तमाम देश भारत के साथ खड़े हैं। सूत्रों की माने तो फ्रांस ने भारत का समर्थन किया है और पश्चिम हिंद महासागर में मिलकर काम करने का वादा किया है। इससे पहले जर्मनी से भी ऐसी बात हुई थी जिसमें जर्मनी ने भारत के कदम का समर्थन किया था। दोनों देश ने चीन के मुद्दे पर भारत का सहयोग करने का वादा किया है। एक दिन पहले ही फ्रांस ने अगले महीने तक अतिरिक्त रफाल जेट डिलीवरी करने का वादा भी किया है। LAC पर चीन के साथ बने तनाव और पूर्वी लद्दाख में बीजिंग के आक्रामक रवैये से दुनिया के देशों को अवगत कराने के लिए भारत ने अपनी कूटनीति तेज कर दी है। इसी क्रम में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने विश्व के 2 ताकतवर और भारत के रणनीतिक साझेदार और सहयोगी देश फ्रांस और जर्मनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। समझा जा रहा है कि इस बैठक में फ्रांस ने हिंद महासागर क्षेत्र खासकर पश्चिमी हिंद महासागर में भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई है। खबर है कि भारत ने पिछले हफ्ते अपने दूसरे बड़े सहयोगी देश जर्मनी के साथ भी बातचीत की थी। चीन के खिलाफ फ्रांस और जर्मनी ने किया समर्थन का वादा। G20 मसले पर भारत का सहयोग करेंगे फ्रांस और जर्मनी। UNSC के अस्थायी सदस्य बनने के बाद फ्रांस और जर्मनी से भी बातचीत अहम मानी जा रही है। फ्रांस से 27 जुलाई तक राफेल भी आने वाले हैं। भारत की इस बातचीत में फ्रांस और जर्मनी दोनों ने आपूर्ति चेन को मजबूत करने, सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग और निवेश बढ़ाने सहित आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई है। LAC पर जारी तनाव और टकराव को देखते हुए फ्रांस और जर्मनी से हुई दोस्ताना बातचीत ड्रैगन को परेशान करने वाली है, क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने को न सिर्फ तैयार हैं बल्कि चीन को सबक सिखाने की भी तैयारी कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में आज फिर आतंकियों को उनकी औकात बताई गई। सेना ने अपने उस जवान का बदला ले लिया जिन्हें शुक्रवार को शहीद किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए।
कश्मीर घाटी में लगातार मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बीच साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज वंगहामा के इलाके में एक बार फिर से एक बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें 2 मिलिटेंट्स को मारा गया। बताया जाता है कि ये दोनों मिलिटेंट ISJ के मिलिटेंट संगठन के हैं और पिछले दिनों बिजबेहाड़ा के इलाके में CRPF पर मिलिटेंट हमले में मुलव्वस थे, जिसमें एक CRPF जवान की हलाकत हुई और एक 5 साला बच्चे की भी इस हमले में मौत हुई। सुरक्षा बल इस मुठभेड़ को एक बड़ी कामयाबी मानते हैं और मुठभेड़ की जगह से एक इंसास राइफल और एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। बात करें तो जून के इस महीने तक 118 मिलिटेंट्स अलग अलग मुठभेड़ों में कश्मीर घाटी में मारे गए हैं, जिसमें साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक लगातार मुठभेड़ें देखी गई। हालांकि इस बीच सुरक्षा बल, जिसमें स्पेशल ग्रुप ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, CRPF या आर्मी की बात करें, तमाम उन स्थानीय मिलिटेंट्स को लगातार गन फाइट साइट पर मौका देते हैं कि वो पहले सरेंडर करें और उसके बाद अगर वो तैयार नहीं होते तो मुठभेड़ में उन्हें मारा जाता है। कश्मीर घाटी में जिस तरह त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन मुफ्त इलाका किया गया, उसी तरह उसके बाद कल ही एक मुठभेड़ देखी गई साउथ कश्मीर में, जिसमें कि 3 मिलिटेंट्स मारे गए और उसके बाद सुरक्षा बलों ने पुष्टि की कि अब दोड़ा में मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मसूद जो हिजबुल मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था और कश्मीर में सक्रिय था, उसके मारे जाने के बाद दोड़ा अब मिलिटेंसी मुक्त हो गया है। उसी के चलते ये तमाम ऑपरेशन तेज किए जा रहे हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द कश्मीर घाटी में आखिरी बचा हुआ मिलिटेंट मारा जाए या तो उसे हिरासत में लिया जाए। कैमरा पर्सन सैयद मुर्सा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। और अनलॉक 2 को लेकर कई बेहद जरूरी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस रिपोर्ट को गौर से देख लीजिए। अनलॉक 2.0 कुछ राहत लाया है तो कुछ पाबंदियों का पैगाम भी दूसरे चरण में शामिल है। कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख्ती के साथ जारी रहेगा। अनलॉक 2 की अवधि 31 जुलाई तक रहेगी। सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों को छूट देकर सरकार ने मुसाफिरों की राह को आसान किया है। रात्रि कर्फ्यू का समय बदला गया है और अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और स्टेट हाईवेज पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में अभी ढील होगी। अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस में कई बड़े ऐलान हुए हैं। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की इजाजत जारी रहेगी। बिना इजाजत अंतर्राष्ट्रीय हवाई सफर पर पाबंदी। मेट्रो रेल अभी नहीं चलेगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रम भी अभी नहीं होंगे। इन गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के ट्रेनिंग सेंटर्स को 15 जुलाई से काम करने की इजाजत मिल गई है। पीएम मोदी भी मन की बात में महामारी को मात देने वाले दिशा निर्देशों पर विस्तार से बात कर चुके हैं। साथियों, लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है। आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं या फिर दूसरी जरूरी सावधानियां नहीं बरतते हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कोरोना के मामले भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में कमी आई है। इस बीच गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के सभी घरों की स्क्रीनिंग और सीरो सर्वे को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं वो राहत देने वाले हैं। सोमवार को कोरोना के 2084 मामले ही सामने आए, जो पिछले 13 दिनों में अब तक का मरीजों का सबसे कम आंकड़ा है। साथ ही पिछले 24 घंटों में 3628 मरीज ठीक भी हुए। राजधानी में पिछले कई दिनों से लगातार 3000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन फिर भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घर घर की जाने वाली स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने अपनी समीक्षा के बाद पाया कि पहले कंटेनमेंट जोन के सभी घरों की स्क्रीनिंग और सीरो सर्वे को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही दिल्ली कोविड रिस्पांस प्लान के मुताबिक ये तय किया जाए कि समयबद्ध तरीके से दिल्ली अपनी कंटेनमेंट रणनीति को आगे बढ़ाएगी। इसमें कहा गया था कि 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में हर घर की स्क्रीनिंग होगी।
वहीं 6 जुलाई तक सभी घरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद ही दिल्ली सरकार ने राज्य के सभी 35 लाख से ज्यादा घरों की 6 जुलाई तक स्क्रीनिंग के आदेश दिए थे। अभी हाल ही में डॉक्टर वी.के. पॉल समिति की सिफारिशों के मद्देनजर दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज ने एक प्लान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि राजधानी में 6 जुलाई तक हर घर की स्क्रीनिंग होगी। पिछले 24 घंटों में 2084 नए मामले सामने आए हैं। 3628 केस रिकवर भी हुए, जबकि 57 लोग महामारी के शिकार हो गए। दिल्ली में अब तक कुल 85,161 मामले सामने आ चुके हैं। घर घर स्क्रीनिंग के बारे में गृह मंत्रालय का बयान आया है। मंत्रालय ने कहा है कि पूरे शहर में घर घर स्क्रीनिंग की बात कभी नहीं कही गई है, बल्कि सभी कंटेनमेंट जोन में घर घर स्क्रीनिंग की बात कही गई थी। पूरी दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे का फैसला हुआ था। घर घर स्क्रीनिंग के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इस पर आगे का काम जारी है। और देश में कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं आ रही है, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की भी तादाद बढ़ रही है। देखिए देश की कोरोना रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों की अगर आंकड़ों की बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि 5,46,840 मामले अब तक कोरोना संक्रमण के देश में जो है पाए गए हैं। इसके अलावा अगर 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में तकरीबन 18,522 मामले जो है सामने आए हैं और अब तक जो है देश में 16,893 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। सरकार के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और आज का रिकवरी रेट जो है वो 59.06% तक है। ये सरकार के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं बड़ी तादाद में, तो रिकवरी रेट भी जो है अब अच्छी खासी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट की बात करें, जितने सैंपल टेस्ट किए गए, पॉजिटिविटी रेट जो है वो 8.80% है, जो कल की तुलना में थोड़ा कम हुआ है। तो ऐसा लगता है कि सरकारी कोशिशें थोड़ी रंग ला रही है। हालांकि अगर दिल्ली शहर की बात करें तो दिल्ली शहर में कई सारे नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसमें डोर टू डोर सर्वे को जो है ख़त्म करके सेरो सर्वे और सैंपल जांच को जो है आगे बढ़ाने की बात की गई है, जिसके तहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में पता लगाया जा सके कि कितने लोग संक्रमित हैं। इसके अलावा भी दिल्ली सरकार कई तरह के उपाय कर रही है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इन सभी चीज़ के बीच ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में शायद संक्रमण पर थोड़ी जो है वो लगाम लगे और संक्रमण की संख्या कम हो। लेकिन ये आंकड़े बताएंगे, फिलहाल जो है सरकार के लिए अच्छी खबर सिर्फ इतना कि रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और जो पाकिस्तान खुद आतंकी हमले से परेशान है, वहां से अब मुंबई के ताज होटल को उड़ाने की धमकी दी जा रही है। देखिए कौन है ये सरफरा और ताज होटल में इसके बाद कैसी की गई है तैयारी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई स्थित ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये धमकी आतंक को पनाह देने वाले मुल्क पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान से ये फोन सीधे ताज होटल में आया। फोन करने वाले शख्स ने कहा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ आतंकी हमला सभी ने देखा। अब ताज होटल में 26/11 जैसा हमला एक बार फिर होगा। मुंबई पुलिस ने इस कॉल को गंभीरता से लेते हुए ताज होटल की सुरक्षा बढ़ा दी है। रात भर मुंबई पुलिस और होटल स्टाफ ने मिलकर सुरक्षा का मुआयना किया। यहाँ आने वाले गेस्ट और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा दक्षिणी मुंबई में पुलिस नाकाबंदी बढ़ा दी गई है। फोन करने वाले पाकिस्तानी ने अपना नाम सुल्तान बताया है। अब सुरक्षा एजेंसियां उसके फोन की जानकारी जुटा रही हैं। आपको बता दें कि 2008 में आतंकवादियों ने इसी होटल को निशाना बनाया था और उसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान से धमकी आई है और ये होटल हमेशा ही निशाने पर रहता है। और इसके पास ही आपको हम दिखाना चाहेंगे गेटवे ऑफ इंडिया और ये समुद्र है। तो समुद्र के रास्ते से जब आए थे आतंकी 2008 में और यहाँ पर हमला किए थे और ये समुद्र से एकदम सटा हुआ है, इसलिए ये होटल हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहता है। और ये भी एक ऐसा दृष्टिकोण है कि यहाँ से कोई भी आतंकी इजीली एक्सेस हो सकता है, इसलिए ये समुद्री रास्ता जो है उन्होंने उस समय 2008 में इसी रास्ते से वो आए थे। और आज फिर आप देख सकते हैं कि ये होटल को धमकी मिली, उसके बाद चारों तरफ से होटल को कॉर्डन अप कर दिया गया है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अब मुंबई पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि जो धमकी आई है वो शख्स कौन हो सकता है, उसके IP एड्रेस क्या है, बाकी सभी जो है वो राजदूत ऑफिस से सब जांच चल रही है। लेकिन अभी जो ताज होटल है यहाँ पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन सुभाषिष राम के साथ अखिलेश तिवारी, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।